हेलो एवरीवन। अब हम कंटिन्यू करते हैं अबाउट द आईबीसी 2016 में आगे क्या होगा। अब तक हमने इंसॉल्वेंसी लॉ के बारे में क्या पढ़ा था कि जो इंसॉल्वेंसी लॉ को जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके पीछे रीजन क्या था कि इंसॉल्वेंसी लॉ के जितने भी लॉज बने हुए थे उन सारे लॉज को हम एक साथ लेके आ गए थे। हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था कि 15 लॉ, कितने कानून, 15 लॉज को हमने क्या कर दिया था, रिपीट कर दिया था। कितने, सब कुछ गलत बोल रहे हो तो मैं गलत बोल ही रहा हूं। 15 या कितने, 15 या कितने, हमने लास्ट क्लास के अंदर रट्टा मार लिया, समझ लिया, याद कर लिया कि पहले जो इंसॉल्वेंसी लॉज के रिगार्डिंग या कंपनीज को रिवाइव करने के लिए जो इंडिविजुअल्स करके याद आया कुछ 3 लोग, कितने लोग, तो 3 लॉज को हमने क्या किया था, 3 कानून को हमने क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था। और 10 लॉज के अंदर हमने क्या किया था, जहां जहां इंसॉल्वेंसी या रीऑर्गेनाइजेशन या मनी रिकवरी के रिगार्डिंग कोई भी मैटर कवर्ड था उसको हमने क्या कर दिया था, अमेंड किया था। ये तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि जब आईबीसी आया तो उस आईबीसी से जितने भी परसेंट या एक्सटिंक्ट लॉज थे उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, 3 कानून का तो ध्यान तो हो गया और बाकी कानून के अंदर चेंजेस, अमेंडमेंट आ गए। अब हम आगे बात करते हैं। सर यदि आईबीसी नहीं लाते तो भी काम चल सकता था, आईबीसी लाई क्यों, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है। इसमें आपको पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8। ये 8 पॉइंट से आप याद कर लो, समझ में आ जाएगा, नंबर आ जाएंगे। लेकिन सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि हमारे आईसीएसआई के अंदर जो पेपर है वो लगातार होते हैं और नॉर्मल यदि बात भी की जाए तो एग्जाम्स के लिए पढ़ना सही बात है, लेकिन हर चीज के पीछे रीजन है। आज आप यदि किसी को कोरोना के बारे में आप बताओ तो आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस हम तो बोलते रहेंगे सर। लेकिन वही आज से 4 साल बाद यदि कोई बंदे को कोरोना के बारे में पता नहीं है, नया बंदा है, रट्टा मारेगा। कोरोना मतलब जहाँ लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन होने के बाद वापस से लॉकडाउन किया गया, मोदी जी सड़क गए थे, उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। ये पर्पस नहीं था, पर्पस ये था कि ह्यूमन बीइंग वायरस से, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से मिलने से रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ा, लॉकडाउन। इसका मतलब ये हुआ, यदि हमें ये समझ में आ जाएगा कि चाहिए क्या, सिंपल सा पॉइंट ये आता है, ये इंसॉल्वेंसी लॉ किसके रिगार्डिंग है, सर इकोनॉमी के रिगार्डिंग है। आपको बात समझनी पड़ेगी। ये जो इंसॉल्वेंसी जो लॉ बना हुआ है, दिस इज कनेक्टेड विद द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। मतलब और इकोनॉमी के रिगार्डिंग आपका पर्पस क्या होता है, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाए, तेज नेस हो जाए, इंडिया खत्म हो जाए। सर कैसी बातें कर रहे हो, व्हाट वी वांट, व्हाट वी वांट। आज मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं सर क्या चाहिए, सर पैसा चाहिए, सर शांति चाहिए, सर ऑल इंडिया रैंक 1 बना दो सीएस में, और क्या चाहिए, सर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ला दो, वो लेने की चीज नहीं है, ऐसे बोलता था समझाने के लिए। तो बात समझ में आ रही है ना क्या। यदि आप इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट से बात करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, सर इकोनॉमी को ग्रोथ, इकोनॉमी बहुत आगे बढ़े। तो इकोनॉमी बढ़ती कैसे, इकोनॉमी बढ़ती, इकोनॉमी के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती है और जो बिजनेस होता है। यदि आपको इकोनॉमी को यदि ग्रोथ देनी है तो इकोनॉमी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धंधा, बिजनेस। अभी लॉकडाउन के अंदर भी कुछ एरियाज को ओपन किया गया फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बिना बिजनेस के होगा क्या, बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट है कि इकोनॉमी की यदि बात करोगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ से होगी, जब प्रोडक्शन होगा, जब इंडस्ट्रीज होगी, जब बिजनेस होगा। और बिजनेस के अंदर हमेशा क्या होते हैं, सही डिसीजन लिए जाते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस में कभी गलत डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि यदि आपने गलत डिसीजन लिया तो आप बर्बाद हो गए। तो जब भी आपको बिजनेस करना हो तो क्या करने का, क्या करने का, सही डिसीजन। यही तो गलत फहमी है, यही तो गलत फहमी है। हमेशा हम लोगों के दिमाग में पता नहीं कहां से भरा हुआ है, मैं सही काम करूं, मैं सही डिसीजन लूं। बिल गेट्स ने एक बात कही है, किसने, बिल गेट्स ने एक बात कही है, क्या, मैं कभी सही डिसीजन नहीं लेता।
I never take the correct or right decision. I take the decisions and convert into the right one. क्या कहा, समझ में आया? तो बिजनेस में इतने इनोवेशंस होते हैं, इतने नई नई प्रॉब्लम्स आती है, तो हर समय आप सही के पीछे नहीं भागते, क्योंकि आपको क्या पता व्हाट इज अ करेक्ट और व्हाट इज अ इनकरेक्ट, क्या सही है क्या गलत है, किसको पता? सिंपल जो सर्कमस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ता है। इसका मतलब ये व्हाट इज इंपॉर्टेंट, टेक द डिसीजन फास्ट। अभी भी अमेरिका डिसीजन नहीं ले पा रहा कि अमेरिका के अंदर लॉकडाउन किया जाए या नहीं किया जाए। वही नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन बहुत पहले ले लिया कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन कर दिया जाए। It is just a decision making power. I am not here who is the right or who is wrong. It means we have to take the decision. हमें डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि हर डिसीजन के कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स होते हैं। सब कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप स्टार्टअप आएगा, स्टार्टअप समझ में आता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया प्रपोजल, तो जो नए नए प्रपोजल्स आएंगे, जो नया नया बिजनेस आएगा, वो जरूरी है चल भी जाए नहीं भी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे होना चाहिए कि जब भी कोई पर्सन बिजनेस करे, जब भी आप कोई धंधा करो, चल जाए अच्छी बात, नहीं चले तो बंद करके समेट के भाग जाए यहाँ से, लेकिन सही तरीके से लीगल वे में, लोगों का पैसा ब्लॉक नहीं हो। मीन्स इकोनॉमी के अंदर नए नए बिजनेस आते रहे, नए नए बिजनेस आते रहे, जिनको पैसे की जरूरत है उनका पैसा मिलता रहे, और पैसा फालतू में ब्लॉक नहीं हो, फालतू में पैसा ब्लॉक नहीं हो। जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है उनको मिलता रहे, और जो पैसे को यूज नहीं कर पा रहा, प्यार से निकल जाओ, कोई दूसरा आके उसको टेक ओवर कर लो। तुम नहीं कर पा रहे, कोई और करेगा। सिर्फ व्हाट वी वांट, सिंपल एक इंटेंशन है, बिजनेस। इकोनॉमी विल रन फ्रॉम ओनली बिजनेस, तो बिजनेस को प्रमोट करना है, और बिजनेस चलता है पैसे से, तो ये मनी के रिगार्डिंग कंसेप्ट है कि किसी का पैसा ब्लॉक नहीं हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपको मनी को रिकवरी करनी है, फॉर एग्जांपल मी चिन्मय ट्यूटोरियल्स का ओनर, यदि मैं चिन्मय ट्यूटोरियल्स बिजनेस रन करता हूं, वक्त के पन्ने कब बदल जाए कौन जानता है, ये वक्त कभी नहीं रुका किसी के लिए। तो आज चलता है चिन्मय ट्यूटोरियल्स, लेकिन कल बंद हो गया। मतलब ये कि मेरी बंद मतलब वैसे बंद नहीं हुआ, फाइनेंशियल कंडीशंस वीक हो गई, लोग आए, फैकल्टीज आई, स्टाफ आया, पैसा दे दो। मैंने बोला मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, पैसा नहीं, सब पैसा देना पड़ेगा। ले मेरे को बेच दे, ले चिन्मय चंद को बेच। क्या चिन्मय चंद को बेच के पैसा ले लेगा? इंसान बेचना अलाउड नहीं है इंडिया में। यदि पैसा चाहिए तो मेरे को बेचने का नहीं, मेरे को हाथ लगाया ना तो पुलिस वाले को फोन कर दूंगा मैं, भैया तो मेरे को हाथ नहीं लगा सकता ना, कॉलर तो बिल्कुल पकड़ना भी मत, इलीगल है भैया। पैसा नहीं दिया तो लीगल तरीके से देखने का ना, पैसे मांगने का ना, हाथ नहीं लगाने आता, पड़ा गुंडा करनी तो बिल्कुल नहीं। पुलिस वाले को फोन करता हूँ, कॉन्टेक्ट आज भी, पैसा नहीं दे पाया तो बात लगे ना, इलीगल काम तो नहीं करेगा ना, गुंडागर्दी करेगा क्या? इसका मतलब मैं पैसा नहीं दे पा रहा, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, टपका दूंगा। ऐसे कैसे टपका देगा तू मेरे को? क्या कह उस बात समझ में आ रही है? यदि मेरे से, यदि आपको पैसा चाहिए, यदि आपको मेरे से रिकवरी करनी है, तो मेरे को बेच के रिकवरी नहीं करूंगी। यू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम माई प्रॉपर्टीज, फ्रॉम माई एसेट। इसका मतलब लोग ऐसा कुछ बने कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो, उनकी प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए, क्योंकि पैसा तो प्रॉपर्टीज से निकलेगा। शायद तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये पूरा जो कंसेप्ट जो बनाया गया, ये इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग बनाया गया कि यदि किसी बिजनेसमैन ने कोई गलत डिसीजन भी ले लिया, तो इस तरीके से पूरा लॉ बने कि वो पर्सन जल्दी से आउट हो जाए, कि कोई दूसरा बंदा इन हो जाए। मतलब ये गलतियां होती ही, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, बिजनेस हमेशा कंटिन्यू रहना चाहिए। तुम नहीं चला पाओ तो कोई और चला दे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक बार अपन ये देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने क्यों दिया, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए हैं वो तुम लोगों को समझ में आ जाए कि उसके पीछे रीजंस क्या था। तो की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी 2016, पहला पॉइंट वो तो अपने आप समझ में आया था। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने बात की थी कि बहुत सारे लॉज बने हुए थे, क्या बने थे, बहुत सारे कानून बने हुए थे। उन सारे कानून को क्या किया था,
बहुत सारे कितने, 3। इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी खत्म हो गया, प्रोविंशियल एक्ट याद आया कुछ, यस। तो जितने भी इंडिविजुअल पे पार्टनरशिप फर्म पे जो लॉज थे, और यहाँ तक कि जो रिवाइवल था सेक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट जो मैंने बात की थी, उसको भी क्या किया गया, रिपील कर दिया गया, उसको भी आपने रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या किया, इंसॉल्वेंसी चाहे इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो, उनके रिगार्डिंग जितने भी आपने लॉज बनाए थे, उन सारे लॉ को आपने क्या किया, कंसोलिडेट क्या कर दिया। तो पहला पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, ये तो वैसे भी आप भूलोगे नहीं, आपको याद हो गया, समझ में आ गया, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। जिन लॉज को आप मर्ज कर सकते थे, उन सारे लॉज को आपने मर्ज कर दिया, और जिन लॉज में कनेक्शन था वहां पे उनमें आपने क्या कर दिया, चेंजेस। टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू, हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर है, हम इंसॉल्वेंसी के अलावा कुछ और बात नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे कोई कंपनी हो या एलएलपी हो, मतलब आपने बिजनेस किसी फॉर्म में किया हो, यदि आप इंडिया में धंधा कर रहे हो, यदि आप इंडिया में यदि बिजनेस करते हो, मैं भी इंडिविजुअल, मैं भी पार्टनरशिप फॉर्म, मैं भी कंपनी, मैं भी एलएलपी, और यदि आप इंसॉल्वेंट यदि हो गए हो, तो उनके रिगार्डिंग एक ही कानून है, दैट इज द इंसॉल्वेंसी लॉ। मैंने सारे लॉज को आपने क्या कर दिया है, सारे कानून को, सारे लॉज को आपने क्या कर दिया है, वन लॉ के अंदर कंसोलिडेट कर दिया, दैट इज अ कंसोलिडेट इन अ वन लॉ, दैट इज अ आईबीसी 2016। और आईबीसी का पहला पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव यही था। सेकंड, गलतियां सबसे हो जाती है, सुधारना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि आज मुझे किसी ने बोला, सर कोरोना की वजह से घर से बाहर निकल नहीं पा रहा, सुनना बात ध्यान से, कोरोना की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मुझे गेहूं और चावल दे दो। मैंने बोला गेहूं और चावल दे दूंगा, लेकिन मैंने उसे गेहूं और चावल जो भी रिक्वायर्ड फूड मटेरियल्स था वो 6 महीने बाद दिया। क्या वो उसके लिए वर्थफुल है? 6 महीने के बाद तो वो बोलेगा भाई यार मैं खुद ही ले आऊंगा ना। मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम तो ये थी कि अभी लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, मेरे पास फंड इमीडिएटली अवेलेबल नहीं था, आप दे के मुझे हेल्प कर दो। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, यदि ये नीड आज है तो आज ही फुलफिल होनी चाहिए, लिमिटेड टाइम पीरियड में। कुछ बात समझ में आ रही है? यदि किसी स्टूडेंट ने मुझे डाउट पूछा, उसका फॉर एग्जांपल दिसंबर अटेम्प्ट है, उसे डाउट पूछा नवंबर 20 में, और मैंने उसे बताया जनवरी 21 में, बोले से मैंने एग्जाम दे दिया, अब डाउट का क्या करना। इट मीन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है, टू प्रोवाइड फॉर ए टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ इंसॉल्वेंसी। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट नॉट ए सॉल्वेंट। व्हाट इज सॉल्वेंट? जहां पर्सन अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं, सॉल्वेंट पर्सन। और यदि कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटीज, अपने डेब्ट्स को यदि पे नहीं कर पाता ऑन द ड्यू डेट, तो पर्सन इंसॉल्वेंट माना जाता है। तो यदि कोई पर्सन लाइबिलिटीज नहीं पे कर पा रहा तो वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। उसको क्या करना है? रिजोल्व करना है, लेकिन इसमें एक टाइम बाउंड होना चाहिए। और टाइम बाउंड बनाने के लिए इंसॉल्वेंसी बनाया, और उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि हर एक्टिविटी को इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर करना होगा। और हमारे क्या पर्पस थे? पॉइंट नंबर 3, टू एंश्योर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जब ये स्टार्ट किया था वर्ड, मतलब पॉइंट टू पॉइंट रीड करना ऑब्जेक्टिव्स, तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ कहानी सुनाई थी कि यदि आपको किसी पर्सन से यदि पैसा रिकवर करना है, मींस किसी थर्ड पर्सन या बैंक ने लोन दिया है एक्स को, कोई थर्ड पर्सन, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, कोई थर्ड पर्सन या बैंक ने यदि किसी पर्सन को लोन दिया, यदि वो एक्स पर्सन यदि लोन को यदि रिपे नहीं करता, तो रिकवरी कहां से होगी? रिकवरी कहां से होगी? मैंने एग्जांपल दिया था ना कि चिन्मयजन यदि पे नहीं करता, चिन्मयजन बेच दो, तो मैंने क्या बोला? चिन्मयजन बेचना अलाउड नहीं है, पर्सन सेल नहीं होता, तो मनी कहां से रिकवर्ड होगी? इट विल बी रिकवर्ड रियलाइज्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज, फ्रॉम द एसेट। तो इसका मतलब एसेट को प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है? एसेट को प्रोटेक्ट करना है।
मीन्स टू एंश्योर दी मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं जो डेटा दैट इज एक्स, जो भी मैंने एग्जांपल लिया और पहले वाले एग्जांपल के ना चिन्ह में चिन्ह, तो जो डेटा जिससे पैसा लेना है दैट इज एक्स, कहीं वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को बेच ना दे या प्रॉपर्टी को डैमेज ना कर दे, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो एसेट है जिससे आपको मनी लेनी है, उसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसकी वैल्यू को क्या रखना है, मैक्सिमाइज, जिससे हमारा पैसा, मतलब जिन्होंने लोन दिया है, जो पैसा देने वाले लोग हैं, बैंक, एफआईज या थर्ड पर्सन, उनको रिकवरी हो जाए। तो यहाँ पे किसके पॉइंट से बात की जा रही है, डेटर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे कि जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स उधार देने वाला, उसको मनी रिकवरी प्रॉपर हो जाए। पॉइंट नंबर 4, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। ये मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, मैंने बिल गेट्स का कोट किया था अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बिल गेट्स का कोट किया था। मैं कभी सही डिसीजन नहीं लेता, मैं सिर्फ डिसीजन ले लेता हूं और उसे सही में कन्वर्ट कर देता हूं। बहुत सारे आजकल स्टार्टअप का टाइम है, स्टार्टअप आप करते हो, जरूरी नहीं है आपके सारे स्टार्टअप सही डायरेक्शन में जाए, आपके सारे डिसीजन सही हो, आप गलत डिसीजन भी ले सकते हो। तो एक प्रोविजन हमेशा होना चाहिए क्विट, बाहर निकलने का। इसलिए आईसीआईसीआई ने भी सीएस की वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप सीएस करते हो, आपने बहुत मुश्किल से एग्जीक्यूटिव क्लियर किया, फिर फाइनल दिया, फाइनल का एक ग्रुप क्लियर किया, 2 ग्रुप क्लियर का, फाइनल का एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ और 5 साल में बच्चे को पता चला मैं तो कहीं का नहीं रहा। एग्जीक्यूटिव क्लियर है, फाइनल का एक ग्रुप भी क्लियर है, फाइनल के 2 ग्रुप भी क्लियर है, लेकिन मेरी कोई बात नहीं है। इसे रिसेंटली आईसीआईसीआई ने कहा कि जो बच्चे एग्जीक्यूटिव क्लियर होंगे उनको भी सर्टिफिकेट देंगे, सेकेंड एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह हुआ कि एग्जीक्यूटिव वालों को भी कुछ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज मैंने कोई बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो मैंने यदि कोई प्रोजेक्ट यदि स्टार्ट किया और 3 साल बाद मुझे लगा यार इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट, क्योंकि हर बंदा सारे काम कर पाएगा ऐसे नहीं है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में स्किल्स रिक्वायर्ड है। जरूरी नहीं है कि यू कैन डू ऑल द वर्क। राहुल द्रविड़ है, अपना विराट कोहली, राहुल द्रविड़ नहीं बन सकता, राहुल द्रविड़ विराट कोहली नहीं बन सकता। आप एक दूसरे जैसा नहीं बन सकते। तो सिंपल सा पॉइंट है ये, आपको कब पता चलता है जब आप काम करते हो तो आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी डिसीजन आपने लिए हो सब सही है, तो इसका मतलब क्या मैं सिर्फ सही डिसीजन लूं? गवर्नमेंट क्या बोलती है, धंधा करो भैया, बंद हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा आके खरीद लेगा, आपसे नहीं होता किसी और के लिए सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आईबीसी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या तरीका दे रखा है कि यदि मैंने कोई बिजनेस या कोई प्रपोजल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और यदि मेरे से चल नहीं रहा, ठीक है, बैंक वालों का बहुत सारा पैसा मैंने ले रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आके मुझे खरीद लेगा, बैंक वालों को पैसा मिल जाएगा, आई विल बी आउट। तो इजीली बाहर निकलने का ऑप्शन भी होना चाहिए। ये नहीं मैं क्या करूं, पैसा दे दो फोन काट रहा हूं, पैसा दे दो फोन काट रहा हूं, मैं तेरे को धमका दूंगा, तेरे को खसाऊंगा, यार इंसान परेशान हो जाता है। भैया यदि आपका बिजनेस फेल हो गया है, रो मत, खुद चल जाओ, आई एम इंसॉल्वेंट, यस आप खुद भी जा सकते हो, भैया मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं। अभी हम बुक के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि अपना फर्स्ट डे, हमसे पर्पस की बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आगे जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहा हूं कि जब हमने इंसॉल्वेंसी लॉ बनाया, जो डिजाइन किया, तुम्हारा पर्पस ये था कि यदि कोई पर्सन बिजनेस यदि स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम उससे कोई गलत डिसीजन हो गया और जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो गया और पैसा नहीं दे पे, आप पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहा है, पैसा रिफंड नहीं कर पा रहा है, लोगों को पैसा पे नहीं कर पा रहा है, रोने का नहीं, दुखी होने का नहीं, आप डायरेक्टली बोलो मैं इंसॉल्वेंट हूं, नहीं दे पाऊंगा, कुछ तरीका दिया हुआ है, आप इजीली क्विट कर सकते हो, दुखी ना हो। वी वॉन्ट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा करो, बिजनेस करो, स्टार्टअप आए और नए नए बिजनेस प्रपोजल्स लेके आओ। यदि 100 नए बिजनेस आते हैं और 10 बिजनेस यदि फेल हो भी गए तो 90 तो चलेंगे ना। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रमोट
एंटरप्रेन्योरशिप। पॉइंट नंबर 5, बिजनेस होता कहां से? फंड। तो इसका मतलब ऐसा एनवायरमेंट अराइज करना है कि जहां पे फंड आपको हमेशा मिलता रहे, क्योंकि जब इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग लो है तो जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो क्रेडिटर्स है, जो बैंक है, जो एफआईज है, उनको लगेगा कि यदि कोई पर्सन पैसा नहीं देगा तो ये इंसॉल्वेंसी लोन की हेल्प करेगा। तो देने वालों को जब रहेगा कि देश है कानून कि जिनके थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उनको एक एंश्योर, एक बिलीव होगा कि हमारा पैसा रिकवर होगा, और जब उनको बिलीव होगा कि हमारा पैसा रिकवर होगा, वो इजीली फंड प्रोवाइड कर पाएंगे। और जब फंड देने में इंटरेस्टेड होंगे तो जो पर्सन को फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस करने के लिए बिजनेसमैन को फंड चाहिए। लेकिन उधार देने वाला बोलता है मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा नहीं आया, तो क्या गारंटी? तो लो बना दिया। अभी अपन लो की बात नहीं कर सकते डिटेल में कि कैसे क्या होगा, वो तो जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन पर्पस समझ में आ रहा है। हमारा पर्पस सिंपल कनेक्टेड है। पूरी बुक के अंदर हम हमेशा दो लोगों के बारे में बात करेंगे, वन इज अ क्रेडिटर, अनदर इज अ डेटर। क्रेडिटर जिसने पैसा दिया, डेटर जिसने पैसा लिया। तो सिंपल सा हमारा पर्पस क्या है? देने वाले का जो पैसा ब्लॉक्ड है वो पैसा उसको टाइमली मिल जाए और डेटर उसको पैसा दे दे। That is the purpose of it। और जब भी उसको फंड की रिक्वायरमेंट हो और टाइमली उसको मार्केट से पैसा मिलता रहे, क्योंकि जितना ज्यादा मार्केट से पैसा मिलता रहेगा तो बिजनेस उसका चलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस चलता है फ्रॉम द फंड अवेलेबिलिटी। तो फंड हमेशा अवेलेबल होने चाहिए डेटर को, और क्रेडिटर को टाइम टू टाइम मनी वापस से रिटर्न होनी चाहिए। तो उसको एंश्योर करने के लिए लो बना हुआ है। पॉइंट नंबर 6, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जैसे तुम लोगों ने लिक्विडेशन से पढ़ा होगा, तो लिक्विडेशन के अंदर दिया होगा कंपनीज एक्ट के अंदर कि यदि किसी भी कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंड अप होता है तो स्टार्टिंग में आता है गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज है उनको पहले पे किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला सारे स्टेक होल्डर्स को हम ध्यान रखेंगे। अभी बता नहीं सकता, जब आईबीसी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। स्टेक होल्डर्स मतलब जिन जिन लोगों ने पैसा दिया, जो उस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व है, मे बी इक्विटी शेयर होल्डर्स, मे बी प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, में भी जो क्रेडिटर्स है, डिवेंचर होल्डर्स है, जिनका मनी इन्वॉल्व है कंपनी में, उन स्टेक होल्डर्स का पैसा रिटर्न करना है। क्या सीक्वेंस होगी वो दिया हुआ है आईबीसी के अंदर। उसको बैलेंस करने का बहुत ट्राई किया कि जिनका मनी इन्वॉल्व है उनको टाइमली मनी मिलती रहे। जैसे हमने जब सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग लो बनाया था, याद आ रहा होगा, तो बहुत सारे टपके हुए लोग थे। टपके मतलब बहुत सारे इंटरमीडिएट थे, लाइक ब्रोकर भी होता है, स्टॉक एक्सचेंज भी होता है। तो ब्रोकर आएगा, स्टॉक एक्सचेंज आएगा, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए शेयर मार्केट में कुछ बनाया था। बेटा बोल नहीं रहा हूं, कहां हूं? मैंने कुछ बोला ही नहीं, जागो यहाँ पे सुनो। शेयर मार्केट के अंदर क्या, जैसे कि शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज भी है, ब्रोकर भी है, बहुत सारे इंटरमीडिएरीज हैं। उन सारे इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट करता है सेबी। तो वैसे ही हमने जो इंसॉल्वेंसीज के रिगार्डिंग में बता दिया है, याद भी हो गया होगा अब तक, चाहे इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसीज हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे एलएलपीज हो, उन सारी इंसॉल्वेंसीज के लिए हमने एक लो बनाया है। तो इस लो में जो भी कनेक्टेड पर्संस होंगे इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, मतलब इंसॉल्वेंसीज के रिगार्डिंग, तो जो इंसॉल्वेंसी लॉ के रिगार्डिंग जितने भी इंटरमीडिएट्स, जो भी रिक्वायर्ड पर्संस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी आपको सेटअप करनी पड़ेगी जो सबको रेगुलेट करेगा। जैसे मैंने बताया कि सेबी के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कौन रेगुलेट करता है? सेबी। वैसे ही इंसॉल्वेंसी के अंदर जो भी कनेक्टेड पर्संस है तो उनको रेगुलेट कौन करेगा? बोर्ड बनाया। क्या बोर्ड का नाम क्या है? IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने एक रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप की है रेगुलेट करने के लिए सारे कनेक्टेड पर्संस को, जो भी पर्संस होंगे, क्या नाम है उसका? IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव के अंदर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 7 के अंदर, टू एस्टेब्लिश IBBI एज ए रेगुलेटरी बॉडी।
नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 ये कहता है कि इंसॉल्वेंसीज के जो भी कनेक्टेड और इंसिडेंटल मैटर्स हैं, उन इंसिडेंटल और कनेक्टेड मैटर्स के लिए जो भी प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगी विल प्रोवाइड द प्रोसीजर। तो ये हो गए पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8, दैट इज द पर्पसेस ऑफ आईबीसी 2016। हो सकता है कोई पॉइंट आपको कम समझ में आया हो, क्योंकि ये 1.5 या 2 महीने का पूरा अपना कंसेप्ट होगा आईबीसी का, जो हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये हमारा 40 मार्क्स का आईबीसी। तो जब प्रोसेस पढ़ेंगे, जब प्रोविजंस आएगा, जब हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या पर्पस है। लेकिन एक बार जरूरी था कि क्या क्या पर्पसेस है, क्या ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से आईबीसी 2016 को डेवलप्ड किया गया या ये कंसेप्ट आया। तो टोटल कितने ऑब्जेक्टिव्स हो गए? 8 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 8। ये सारे ऑब्जेक्टिव एक बार याद कर लेना। कुछ पॉइंट्स तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, जो कम समझ में आए होंगे वो धीरे धीरे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।